नमस्कार, आप देख रहे हैं सत श्यामला न्यूज चैनल और मेरे साथ वर्तमान की कुछ घटनाओं पर चर्चा करने के लिए साथ में हैं डॉक्टर राकेश दत्त मिश्रा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद श्यामल जी, आपने यहाँ तक आने के लिए तकलीफ उठाई जी। कुछ दिन पहले, मैंने महीना 2 महीना पहले पहलगांव में कुछ लोग मारे जाते हैं जो पर्यटक कहलाए। उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी, सीज फायर हुआ। उसके खुशी में पूरे भारत में तिरंगा लहराया गया, घुमाया गया। वैसे लोग जो कभी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगाए, अब वह आगे बढ़ कर के घर घर सिंदूर पहुंचाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इसमें आपने 3-4 प्रश्नों को एक साथ मिला दिया है। मैं उसे बारी बारी से बता दूं। पहली बात कि हर घटनाओं को राजनीति में और वोट की राजनीति में लपेटना कोई ये प्रधानमंत्री से सीखे। प्रधानमंत्री जी घटना स्थल पे नहीं जाते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव है तो बिहार में आकर गर्जना जरूर करते हैं। अगर उनको इतना ही लगाव था तो पहलगांव चले जाते हैं। वो मधुबनी क्या करने आ गए थे? और सीज फायर की जो बात आपने की, तो क्या भारत के लोग अमेरिका की कठपुतली हैं? अमेरिका कहेगा कि सो जाओ तो सो जाएंगे। सीज फायर किस बात का? आपने कहा था कि मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। पाकिस्तान तो आज भी जीवित है। पाकिस्तान तो आपका जश्न मना रहा है कि हम जीत गए। और आप एक ट्रंप के फोन पे, जिसको हमेशा आप माय डियर फ्रेंड करते हुए नहीं तकते थे, आज वो भी आपके साथ खड़ा नहीं दिखा और फोन करता है, आप सीज फायर बंद कर देते हैं। ये कौन सी नौटंकी है? और आप चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा बनाते हैं। जितना नुकसान इस सरकार ने एडवर्टीजमेंट के नाम पे जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, उतना शायद ही पूर्ववर्ती सरकारों ने किया होगा। और आपने कहा कि घर घर सिंदूर बांटना, ये सनातन के अनुसार बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। सिंदूर देने का काम किसी भी स्त्री को उसका पति करता है, न कि कोई पराया मर्द। ये सनातन का अपमान है और मूर्खों की सोच कहेंगे हम इसे। ये सोच कभी भी किसी भी तरह से परिपक्व नेता की नहीं हो सकती है, केवल ये नौटंकीबाजों की है। आपको न देश से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न सनातन की परंपरा से मतलब है। आप सिर्फ वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको वोट दिखाई दे रहा है। और नहीं तो कभी बिहार की सुध लेने वाला व्यक्ति नहीं आज 4-4 दिन बिहार का दौरा क्यों करता है? अखबारों में या बड़े मीडिया चैनलों में आ रहा है कि मोदी जी आकर के बिहारियों को बहुत बड़ा सौगात देने वाले हैं। 50,000 करोड़ इन्वेस्ट होने की संभावना है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जितने भी मीडिया चैनल हैं वो सभी इन्हीं के भाई भतीजों की है। आज मीडिया और राजनीति दोनों का व्यवसायीकरण हो गया है। आप देख लीजिए, जितने भी मीडिया हाउस हैं, जो पहले किसी जमाने में हिंदू महासभा के मीडिया हाउस होते थे, वो आज के दिन में अंबानी का मीडिया हाउस हो चुका है। तो सारे मीडिया हाउस पे बिजनेसमैन की पकड़ है। वो सिर्फ, और जितने भी टीवी चैनल हैं वो किसी न किसी पार्टी के गुलाम होते हैं। आज तो 90% टीवी चैनल एक ही पार्टी का गुलाम है। आश्चर्य होता है वैसे पत्रकारों से मुझे, जो खबरें चलाता है कि आज तो सेना, भारत की सेना रावलपिंडी में घुस गई, कराची में घुस गई, इस्लामाबाद फतह कर गया। कहाँ गया वो सब? क्यों झूठ दिखाते हो भाई? भारत की किरकिरी क्यों करवा रहे हो? और सेना जब रावलपिंडी पहुंच जाती है तो उसके बाद सीज फायर हो जाता है। तो ये किसकी किरकिरी है? भारत की जनता का अपमान है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपौती देश नहीं होता है, न किसी नेता की जागीर है देश। ये देश सनातन है, पुरातन देश है। इसमें आप नौटंकी न करें। और वोट के लिए सबसे बड़ा तो पता नहीं भारत की जनता को कौन सा अफीम इन लोगों ने पिला दिया है, जिससे कि उन्हें अच्छी और बुरी चीज में फर्क दिखता नहीं है।
भाजपा के कर्नाटक के एक नेता जो शायद सांसद भी हैं, उन्होंने कर्नाटक के एक आईपीएस के बारे में कहा कि वह तो इंडियन है ही नहीं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, आज के दिन में भाजपा में बहुत से वैसे लोग भी हैं जो कभी किसी जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, और वो लोग आकर कांग्रेस की परंपरा जो रही है, कांग्रेस कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हुआ है और न कभी होगा। भाजपा के जो मूल कैडर के लोग थे, ऐसे तो अब भाजपा रही भी नहीं, भाजपा तो 14 में ही समाप्त हो गई। आज जो वर्तमान जिसको आप भाजपा कहते हो, भाजपा नहीं है। किसी जमाने में अटल जी के समय में होता था, अब की बार भाजपा सरकार, अब तो वो होता नहीं है। तो भाजपा का चाल चरित्र कहाँ से ढूंढिएगा आप? जो भाजपा पहले थी, जिसमें कि संस्कारों की पार्टी कहलाती थी, संस्कार से समझौता नहीं होता था, इसी संस्कार की वजह से एक वोट से सरकारें गिर जाती थी। आज संस्कार की बात मत करें, क्योंकि आज सभी के सभी, मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर हो गई। आप याद कीजिए, सावरकर जी ने कहा था कि आज के 50 साल के बाद जो वर्तमान कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो जाएगी, और आज का जनसंघ कल का कांग्रेस होगा। वो सामने दिख रहा है। कांग्रेस आज मुस्लिम लीग का दूसरा रूप बन गया, और आज की भाजपा जो है, कल का जनसंघ, आज का भाजपा जो है, वो 100% कांग्रेस के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आज के दिन में भारत के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आपकी रक्षा करेगा कौन? ये छद्म हिंदुत्ववादी? इससे उम्मीद ना करें। इसलिए आपको चाहिए कि विकल्प जो कि हिंदुत्व की ही बात करे। भारत में कभी भी, देखिए, मैं तो हमेशा आपसे कहा हूं कि भारत का नुकसान जितना 1947 के बाद के नेताओं ने किया है, उतना शायद अंग्रेजों और मुसलमानों ने नहीं किया था। और भारत तभी तक भारत है जब तक यहाँ हिंदू सुरक्षित हैं, और हिंदुओं पे चोट का मतलब ही है भारत की अखंडता पे चोट। भारत के हिंदू जब तक जहाँ जहाँ से घटे हैं, वहाँ एक विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हुआ है। भाजपा के एक डिप्टी सीएम ने कहा कि सेना जो है मोदी के पैरों में नतमस्तक हो गए। एक मंत्री ने कहा कि सूफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादियों की बहन है। इससे भी ज़्यादा यह जो पार्टी संस्कारित है, भारतीय जनता पार्टी, उसके एक नेता ने खुलेआम हाईवे पर जो कृत्य किया है, उसे चैनलों पे, टीवी पे तो बोलना भी उचित नहीं दिखता। इस पर आप क्या कहें? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि आज भाजपा में जो मिक्सचर हो चुका है, बाहर के लोग जो आ गए हैं, जिसके वजह से इसके चाल चरित्र की बात आज ना करें। आज सिर्फ मौका परस्ती की पार्टी है। जैसा मौका मिलेगा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है और गिर सकता है। रही बात, सेना अगर किसी नेता के चरणों पे गिरी है तो ये सेना का अपमान है, और पूरे भारत की जनता का अपमान है। नेता बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, सेना सबसे बड़ा होता है। अगर सेना नहीं है तो नेता की औकात नहीं है कि वो देश को बचा सके। हर संकट में सेना सामने आती है, नेता नहीं। नेता दुबक जाते हैं, लेकिन सेना फ्रंट पे रहती है। तो ये सेना का अपमान है। वैसे मूर्ख नेताओं को मेरा सजेशन है कि कम से कम अगर आपको लगता है कि सेना किसी के आगे नतमस्तक हो जाती है, तो जरा 5 दिन बॉर्डर पे जाकर रह लें। मैंने आर्मी की ट्रेनिंग की है, मैं एनसीसी का सी सर्टिफिकेट पास हूँ। मैं देखा हूँ कि किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है और कितने कष्ट में सेना के लोग रहते हैं। इन नेताओं को नहीं कष्ट पता चलता है। मैंने कई बार मांग किया भारत के राष्ट्रपति जी से कि अगर राजनीति में जो हैं उनके लिए एक मैंडेटरी कर दीजिए, 5 साल सेना की ट्रेनिंग अनिवार्य है। वो 5 साल ट्रेनिंग करके आए, फिर जरा वक्तव्य दें सेना के बारे में। चूंकि इन लोगों ने तो कभी बॉर्डर देखा नहीं, सेना का जो शेड्यूल है उसको देखा नहीं है, तो क्या ये लोग बोलेगा? सेना पे कमेंट करना ये देश का अपमान है। ऐसे नेताओं को तो चाहिए कि उसे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में अंदर कर दे। शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम था बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे और उन्हें
सम्मानित करने के लिए एक पौधा लगा गमला भेंट किया जाता है, और वो भेंटकर्ता जो थे सिद्धार्थ, उनके ही सर पर इसे रख देते हैं। इस गतिविधि को आप क्या कहें? श्यामल जी, उस कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था। हमने तो उसे अपने चैनल पे चलाया भी था और देखा है। एक्चुअली पता नहीं नीतीश जी आजकल क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी से कुछ समझ में नहीं आता है कि उनका मानसिक संतुलन, अब तो वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन पे कुछ कहना ज़रा अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें कम से कम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कई जगह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे हैं कि नीतीश जी आजकल क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि कम से कम अगर वो इस प्रकार का बिहेव करते हैं तो उन्हें बाहर हो जाना चाहिए और रिटायरमेंट ले लें, बेहतर होगा उनके लिए। बीपीएससी के द्वारा TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ, उसके परिणाम आए। परिणाम में कुछ बच्चों की बहाली हो जाती है, कुछ बच्चे जो कट मार्क्स लाए थे, उन बच्चों पिछले 4-5 महीने से आंदोलनरत हैं। अभी पिछले 4 दिन से वो लोग आमरण अनशन पर गर्दनी बाग में हैं। उनके सुध लेने न सरकार के कोई लोग गए, न पक्ष और विपक्ष के नेता। देखिए, बिहार में जो शिक्षा का आलम है, वो एक तो शिक्षा का स्तर बहुत ही बुरा है। सबसे बुरा हालत अगर किसी का बिहार में चल रहा है तो शिक्षा का है। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि किसी भी पोस्ट पे जब एप्लीकेशन आता है तो उसके पूरे खर्चे, पूरे जीवन भर की सैलरी सरकार पहले ही बच्चों से वसूल लेती है, और उसके बाद उसको जिसकी मर्जी होगी, मतलब करप्शन का बोलबाला है, और करप्शन के वजह से जिसकी मर्जी होगी या जो ज़्यादा पैसा देगा उसका अपॉइंटमेंट होता है, और या नेताओं के लोग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये परिपाटी चल रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो यूनिवर्सिटी बच्चे को पढ़ाती है वो भी अपने सर्टिफिकेट पे भरोसा नहीं करती है। अगर वहाँ भी अपॉइंटमेंट होगा तो वो कहेगा कि नहीं, पहले एग्ज़ाम दे के आओ। तो तुम पढ़ाए क्या थे? जब एग्ज़ाम देकर बच्चा आएगा तो इसका मतलब तुमको अपने सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं है। बिहार सरकार को भरोसा नहीं है अपने सर्टिफिकेट पर, अपने पढ़ाए हुए चीज़ों पे। तो शिक्षा का स्तर यहाँ बदतर है। जो भी बच्चे बिहार के IAS IPS करते हैं, UPSC क्वालिफाई करते हैं, वो निसंदेह बिहार में रह के नहीं पढ़े हैं। वो सभी के सभी जाकर दिल्ली में कोचिंग करते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, और बाद में क्रेडिट बिहार का होता है। तो आज से बिहार की स्थिति दयनीय नहीं है। हाँ, नीतीश जी के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, जो दिखता है बिहार में कि हाँ ये परिवर्तन हुआ, ये सड़कें बन गई, ये पुल पुलिया बन गया, ये दिखता है, लेकिन शिक्षा नहीं दिखती। बिहार में शिक्षा का स्तर आज भी बद से बदतर है। शिक्षा का हब कोटा, जहाँ बिहार से भी बच्चे काफ़ी जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया है कि बच्चे वहाँ फांसी क्यों लगा रहे हैं। इसमें बिहार सरकार की चुप्पी पर आप क्या कहें? देखिए, इसमें किसी सरकार को दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कोचिंग का या कॉलेज का हालत है प्राइवेट वालों का, वो प्रेशर का पॉलिटिक्स करता है। इतना बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव होता है और बच्चे उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर का आत्मबल छिन्न होता है और वो इस तरह का कृत्य करने पे मजबूर हो जाते हैं। विद्यालयों के भवन अच्छे बना देने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, विद्यालय का भवन से केवल अगर आता शिक्षा हो जाता, तब तो फिर जितने भी IAS IPS होते हैं वो सब मिशनरी के प्रोडक्ट होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के तो बच्चे कभी चपरासी से आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वैसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी IAS IPS को बनते हैं, UPSC क्वालिफाई करते हैं। और किसी ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल का ही बोलबाला था। आज चूँकि
इसके लिए जिम्मेवारी क्या है सो बताता हूं मैं। भारत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसके लिए कोई भी नेता की हिम्मत नहीं है बोलने की, वो है नासूर बना हुआ है रिजर्वेशन। 10 अंक लाने वाला शिक्षक बन सकता है, तो वो 100% कहां से पढ़ाएगा और किसको पढ़ाएगा? आपका 90 अंक लाने वाला बाहर बैठेगा और 10 अंक लाने वाला शिक्षक बन जाएगा, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को देश की भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा कि कम से कम आप पढ़ाई में या चिकित्सा में ये जहर को मत आने दें, और ले आए हैं वो गलत किए उसे बंद करें। ऐसे भी सभी लोग दुहाई देता है अंबेडकर जी के संविधान को, तो अंबेडकर जी ने तो कहा था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन रहेगा, तो ये आज 75 साल के लिए क्यों? और किसने ढोया? ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप न कांग्रेस को अच्छा कह सकते हैं न भाजपा को अच्छा कह सकते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कई चीजों में मैं आपको बता दूंगा, नीतीश जी और लालू जी एक ही हैं, मैं साबित कर सकता हूं। आपको पता नहीं, याद है कि नहीं है, बिहार में एक बच्ची की हत्या हुई थी, रेप के बाद हत्या की गई थी। उसमें सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ था, उनके लोगों का हाथ था, लेकिन जब सत्ता बदली तो फाइल गायब हो गई, उस पर रोक लग गई। क्यों? तो उससे साबित नहीं होता कि दोनों चोर हैं। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि एक पार्टी ठीक है दूसरी पार्टी गलत है। दो सारे के सारे लोग, कहा जाता है ना, हमाम में सभी नंगे हैं, यही हालत है। सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना इन राजनीतिज्ञों का काम है, और जितने भी पार्टी के लोग हैं सब के सब सिर्फ अपना फायदा करते हैं, जनता से कोई लेना देना किसी को नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, अभी हाल में पप्पू यादव ने 70% आरक्षण सरकारी में और 75% गैर सरकारी में मांग कर रहे थे, इस पर क्या कहें? जहां तक मुझे लगता है कि भारत में 2 जगह पे आरक्षण नहीं है, डीआरडीओ में और सेना में। एक काम करें, उन नेताओं को मैं कहता हूं कि पहले वहीं आरक्षण करवा दें, वो बेहतर होगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। सेना में आरक्षण नहीं है, उसके लिए तो कोई मांग नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं कि वहां रिजर्वेशन कर ले, और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखें, जो एससी हो फ्रंट पे रहे, एससी एसटी को बिल्कुल फ्रंट पे रख दीजिए, ओबीसी को उसके बाद रखिए, और जनरल को सबसे लास्ट में रखिए। यह रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। ये मांग क्यों नहीं करता है नेता लोग? या हमने तो कई अखबारों में पढ़ा था, रामविलास जी बीमार हुए थे तो उनके चिकित्सा में एक उन्हीं के बिरादरी का डॉक्टर गया तो कहते हैं कि हम तुमसे इलाज नहीं करवाएंगे। क्यों? वो दलित था तो अपमान नहीं हुआ उसका? चिकित्सा के लिए जनरल डॉक्टर चाहिए, शिक्षा के लिए जनरल कैंडिडेट चाहिए, तो फिर रिजर्वेशन का डिमांड क्यों करते हो? रिजर्वेशन दो, लेकिन गरीबी के आधार पे, जाति के आधार पे मत दो। ये देश के लिए खतरा है और देश के लिए अभिशाप है। रिजर्वेशन वहीं तक होनी चाहिए। आप पढ़ाई में दीजिए ना भाई, पढ़ाई मुफ्त दीजिए, चिकित्सा मुफ्त दीजिए, लेकिन बाकी जगह रिजर्वेशन मत दीजिए। ये देश के लिए खतरा है, और आने वाले समय में भारत का हालत भी वही होने वाला है जो रसिया में लेनिन और स्टालिन का हुआ था। जितने सो कॉल्ड आज के नेता हैं, इन सबको घर से जनता पीटेगी। एक नेता हैं ब्रह्मदेव पटेल, वो हर मंच से मांग करते हैं कि कुर्मियों के लिए, कोयरियों के लिए, जादवों के लिए अलग अलग सेना में व्यवस्था की जाए। इस पर आप क्या कहें? बहुत अच्छी मांग है उनकी, मिलना चाहिए, और उनको बिल्कुल फ्रंट पर रहना चाहिए। डॉक्टर आर.डी. मिश्रा को सुने, इनका कहना है कि सनातन में गैर मर्दों से लिया हुआ सिंदूर औरतें अपनी मांगों में नहीं भरती हैं। इस पर आपका क्या विचार है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्यामल जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और आभार।
आज 5 किलोमीटर एक रोड शो है, उस रोड शो के लिए जितने पैसे का खेल हुआ है उसे देखकर लग सकता है कि बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में इस तरह से जो पैसे की लूट होती है वह राजतंत्र से भी बढ़कर है। आगे हमारे साथ जुड़े रहें, हर एक खबर से अपडेट होते रहें। धन्यवाद।